नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हमारा जो पड़ोसी देश है म्यांमार, ये म्यांमार एक बहुत बड़ी त्रासदी को फेस कर रहा है। एक बहुत बड़ी मुसीबत को इस समय ये फेस कर रहा है। दोस्तों वो सबसे बड़ी मुसीबत आई थी बीते कल के दिन शुक्रवार को, जिसका नाम है दोस्तों अर्थक्वेक, मतलब कि भूकंप। और ये भूकंप कोई छोटा मोटा भूकंप नहीं था। रिक्टर स्केल पर जिसकी रेंज मापी गई है वो थी आपके 7.7 की। आप कल्पना करके एक बार देखिएगा कि म्यांमार को आखिरकार कितना लॉस हुआ होगा इस भूकंप से जो बीते कल के दिन आया है। और इस भूकंप के लॉस को लेकर के यूएसए ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से जब मॉनिटर किया, इस भूकंप को ट्रैक किया कि जिस टाइम ये भूकंप आया था उस समय कितनी बुरी तरीके से म्यांमार हिला था, तो उसने अपने एक रफ एस्टिमेट तैयार करके पब्लिक डोमेन में दे भी दिया है। और यूएसए के एस्टिमेट के हिसाब से म्यांमार में 10,000 लोग मारे जाएंगे। और अभी के लिए म्यांमार की सरकार ने यह कन्फर्म कर भी दिया है कि म्यांमार देश में अब तक 1,000 लोग मर चुके हैं और 2 से 3,000 लोग मिसिंग हैं। और यूएसए ये कह रहा है कि जो डैमेजेस हैं वो उसकी संख्या लगातार बढ़ सकती है। और ये हमने रिकॉर्ड अपने सैटेलाइट के आधार पर आपको प्रोवाइड किया है। मतलब कि म्यांमार में डेथ टोल आराम से 10,000 क्रॉस कर जाएगा। और म्यांमार ने पूरी दुनिया से मदद मांगनी स्टार्ट कर दी है। मदद की, जी हाँ, दुहाई या फिर हम कह सकते हैं दरकार लगाई है। और काफ़ी सारे देश म्यांमार की मदद कर भी रहे हैं। और जो हम हैं, हमारा रिलेशन म्यांमार के साथ में एक बहुत ही लंबे समय से चल रहा है। हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन भी काफ़ी मजबूत है। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे भारत की जो केंद्र सरकार है, उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है ब्रह्मा। जी हाँ, ब्रह्मा ये ऑपरेशन चलाया गया है। लगातार एयरफोर्स, जी हाँ, हवाई जहाज में मेडिसन, फूड, टेंट, इलेक्ट्रिकल वायर भर भर के वहाँ पर पहुँचा रही है। आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल वायर क्यों? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय जो म्यांमार है, म्यांमार का जो एयरपोर्ट है सबसे बड़ा, वो उसके टावर तमाम इस भूकंप के बाद धराशायी होकर के ज़मीन पर पड़े हुए हैं। पूरी इलेक्ट्रिकल वायर दोबारा से क्या होगी, तैयार होगी। म्यांमार को अपने ट्रैक पर वापस आने में एक बहुत लंबा समय लग सकता है। तो इस समय म्यांमार को लॉस बहुत 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 तगड़ा हुआ है। जान माल की हानि बहुत भयंकर हुई है बीते कल के दिन म्यांमार को। हम तो भैया मदद करेंगे लगातार, और लगातार हमारे एयरफोर्स के तमाम जहाज वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वापस आ रहे हैं मदद के लिए। यहाँ से भर भर के सामान वहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर ड्रॉप करा जा रहा है, वापस आ रहा है। और लगातार हम, जब तक म्यांमार हमारा पड़ोसी देश नहीं संभलेगा तब तक हम लोग हेल्प करते रहेंगे। और इस बात में दोस्तों मानना पड़ेगा कि हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं वो मदद करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। जब भी कहीं भी भूकंप आता है तुरंत वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री आपको मदद करते हुए दिखते भी हैं। वो अलग बात है कि कभी कभी थोड़े से पॉइंट नेगेटिव बन जाते हैं इनको लेकर के भी, मैं उस पॉइंट पे भी बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा केवल अभी इस भूकंप के बारे में। अब यहाँ पर यूएसए ने अपना एस्टिमेट रिलीज़ कर दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया क्या आप म्यांमार की हेल्प करोगे, या फिर आपने बस एस्टिमेट डाटा दे दिया कि इतने लोग मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना म्यांमार और यूएसए का ट्रेडिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। और ट्रंप ने वैसे ही टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है। 2 अप्रैल से क्या तांडव होने वाला है टैरिफ को लेकर के आपको अच्छे से मालूम होगा। अभी चंद घंटों पहले ऑटोमोबाइल पर 25% का टैरिफ लगा दिया। मतलब कि जो कार की कॉस्ट थी वो 25% अब इंक्रीज हो जाएगी। तो ट्रेड वॉर के अंदर इनसे इनके मन को टटोलने के लिए एक पत्रकार ने यह पूछ लिया कि म्यांमार के साथ में आपका ट्रेड तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, कोई आप व्यापार नहीं करते हैं, आपने इसको वैसे ही ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। एक्चुअली जो बाइडेन की सरकार के टाइम पर ना म्यांमार को इन्होंने दरकिनार कर दिया था अपनी ट्रेड जोन से। तो ट्रंप ने अपना सच में सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए ये कहा कि हाँ, हम म्यांमार की मदद करेंगे। कितनी अमाउंट की करेंगे, क्या सामान भेजेंगे वगैरह वगैरह, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी प्रोवाइड नहीं करी गई है मीडिया को। अब वो चलेगा पता आने वाले समय में कि फाइनेंशियली इन्होंने हेल्प करी है या फिर सामान के द्वारा हेल्प करी है। लेकिन हमारा भारत लगातार बैक टू बैक यहाँ पे अपना सामान भेज रहा है और एक बहुत बड़ी मात्रा में म्यांमार की हेल्प कर रहा है। जो रिक्टर स्केल के बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। रिक्टर स्केल पे जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 0 से लेकर के 9 तक के नंबर लिखे होते हैं। नंबर जितना 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 पास होगा उतना भूकंप उतना अधिक भयंकर होगा। सो गाइस 1 से लेकर के 5 तक का भूकंप हम कह सकते हैं नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा बड़ी तबाही नहीं होती है। लेकिन 6 से लेकर के 6.9 की तीव्रता में जो इमारतें होती है वो थोड़ी सी उसकी जो नींव होती है वो दरक सकती है।
ठीक है, ऊपरी मंजिलों में दरारें पड़ सकती हैं लेकिन इमारत गिरती नहीं है। हाँ, इमारत बिल्कुल कंडम हो, 100 साल पूरे हो चुके तो इमारत गिर भी सकती है। अब यहाँ पे जो भूकंप आया था म्यांमार के अंदर, उसका स्केलिंग था 7.7 का, और रिक्टर स्केल के अकॉर्डिंग जो ये कहा गया है कि जो 7 से लेकर के 7.9 का अगर कोई तीव्रता वाला भूकंप आता है तो इमारतें गिर जाती हैं। इस वीडियो में जो आपने देखा होगा, लगातार एक ऊंची इमारत धराशायी हो गई है। अगर 8 से लेकर के 8.9 वाला तीव्रता वाला अगर भूकंप आएगा तो इमारतें समेत बड़े बड़े जो बने हुए पुल होते हैं सीमेंट के, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट क्यों ना हो, धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मतलब कि 8 से लेकर के 8.9 वाला जो भूकंप होता है वो काफ़ी भयंकर, काफ़ी खतरनाक होता है, वो अपना तांडव मचा के जाता है। अगर यही स्केल 9 तक पहुंच गया, 9 या 9 से उससे ऊपर आ चुका है, तो आप कल्पना करिएगा कि शायद कलयुग का अंत। थिंक अबाउट इट। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। और बीते कल के दिन केवल म्यांमार में नहीं बल्कि म्यांमार का जो पड़ोसी देश है थाईलैंड, वहाँ पर भी भूकंप दर्ज किया गया है। मतलब कि म्यांमार और थाईलैंड में बीते कल के दिन शुक्रवार को 200 साल के बाद सबसे घातक भूकंप दर्ज किया गया है, जिसके बाद दोनों ही देशों के अंदर की धरती जो है बुरी तरीके से थर्रा चुकी है। म्यांमार का एक शहर है दोस्तों, बहुत बड़ा शहर, जिसका नाम है मांडाले। मांडाले शहर के पास भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:49 पर, मतलब कि 2:49 PM पर 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। जबकि ठीक इसके 11 मिनट बाद, मतलब कि 3 बजे दोपहर, थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में 6.4 की तीव्रता वाला आफ्टर शॉक आया था। आफ्टर शॉक मतलब कि पहले बड़ा भूकंप आएगा और बड़े भूकंप के बाद के जो झटके होते हैं उसके बोलते हैं आफ्टर शॉक। और ये आफ्टर शॉक की जो संख्या है वो 35 के आसपास थी जो भूकंप के झटके महसूस किए गए। पीक पे आया 6.4, उसके बाद हल्के हल्के भूकंप के साथ में ये भूकंप थम गया। सोचिए, अब थाईलैंड की इमारतें काफ़ी A1 है, कंस्ट्रक्शंस काफ़ी स्ट्रांग है, तो थाईलैंड को इतना ज़्यादा जान माल की हानि नहीं हुई है जितने हमारे पड़ोसी देश म्यांमार को हुई है। और दोनों में जो रिक्टर स्केल का पैमाना था वो काफ़ी अंतर भी था। म्यांमार में 7.7 बहुत पीक पे था ये इसका रेंज, और जो थाईलैंड में था वो था 6.4। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि म्यांमार जो थाईलैंड में जो ये भूकंप आया बीते कल के दिन, वैसा ही एक भूकंप गुजरात के भुज में आया था। जी हाँ, 24 साल पहले, मतलब 26 जनवरी 2001 को एक भूकंप आया था। अब यहाँ पर सेम यही रेंज थी 7.7 की, उस समय जो भूकंप आया था। तब इस भूकंप से 20,000 लोग मारे गए थे। 2001 में रेंज बिल्कुल सेम थी, 20,000 लोग मारे गए थे। अब तक 1,000 लोगों की पुष्टि हो चुकी है जो कल भूकंप आया था। और उस समय 2001 में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। लगभग 3 लाख से ज़्यादा घरों को भारी नुकसान हुआ था जो मलबे में तब्दील हो गए थे। अब म्यांमार के जो भूकंप आया था उसका केंद्र काफ़ी उथला है। जो कल भूकंप आया ना, उसका केंद्र काफ़ी ऊंचाई पर है, तो मतलब कि इसकी जो कंपन होगा, जिसकी वाइब्रेशन होगी, वो और अधिक स्ट्रॉन्ग तरीके से सरफेस पर कल पहुंची होगी। मतलब कि 7.7 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से मात्र 10 किलोमीटर नीचे था। जबकि जो भुज में भूकंप आया था 2001 में, उसका था केंद्र की सतह से 18 किलोमीटर के नीचे। कहाँ 10 किलोमीटर और कहाँ पर 18 किलोमीटर, कितना बड़ा अंतर है, सोच के देखिएगा एक बार। और म्यांमार थाईलैंड के भूकंप का केंद्र काफ़ी उथला है, तो झटका भी या फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत अधिक पड़ा होगा। अब यहाँ पर जो ज़मीन है, ज़मीन की सतह से धरती का केंद्र लगभग कितना है, 200 किलोमीटर नीचे होता है। अब आप कल्पना करके खुद डेप्थ में विचार करिएगा। क्या आपको लगता है कि जो यूएसए ने अपना एस्टीमेट दिया है अपने सैटेलाइट के आधार पर कि 10,000 लोग यहाँ पे मारे जा सकते हैं, उस समय 20,000 लोगों की मौत हुई थी। सरफेस का भी ध्यान रखिएगा और जो गहराई है उसका भी ध्यान रखिएगा भूकंप की। अब आपको क्या लगता है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बट आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जो म्यांमार में या फिर थाईलैंड में घटित हुआ है उसको लेकर के छोटी सी प्रार्थना प्लीज़ जरूर करिएगा कि जो एस्टिमेट है वो प्लीज़ ज़रूर डिस्टर्ब हो, ये आंकड़ा कम हो, ज़्यादा ना हो, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट आप लोग जरूर करिएगा। अब हम जानते हैं कि आखिरकार ये भूकंप क्यों आया था।
सो गाइस, भूकंप के केंद्र वाला जो म्यांमार का जो मांडला शहर है, ये क्षेत्र संवेदनशील इलाकों के रूप में पहले से ही चिन्हित है। ये रेड जोन में बना हुआ है अर्थक्वेक के हिसाब से। अब भारतीय और यूरेशियन की प्लेट के टकराने के कारण शुक्रवार को कल जो भीषण भूकंप आया था, उसकी वजह ये थी कि भारतीय और यूरेशियन जो प्लेट है वो आपस में टकराई थी। और भविष्यवाणी की अगर हम बात करें तो इसको लेकर के कोई भविष्यवाणी नहीं करी गई थी, क्योंकि जो ग्राउंड में जो सेंसर लगे हुए थे उसमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं आई थी। ये भूकंप अचानक से बूस्ट हुआ था। अब आने वाले समय में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला जो भूकंप आएगा वो आ सकता है हमारे इंडिया के हिमालय वाले क्षेत्र में। लेकिन हमको क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, मॉक ड्रिल के माध्यम से ही भले, या फिर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, क्या आप इस सिद्धांत पर बिलीव करते हैं, या फिर सच में हमारी केंद्र सरकार को अपने बारे में भी थोड़ा सोचते हुए जो ऐसे ऐसे संवेदनशील एरिया हैं उनको और अधिक मजबूत कर लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगेन 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 प्लीज़ आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके एक बार म्यांमार के लिए, थाईलैंड के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा।